हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अन अनिल विश्वा चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारे जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना प्रिपेयर करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इस मोड में आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसी को डिस्क्राइब करने के लिए एनसीईआरटी क्या लिखती है कि ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि इतने सारे अलग अलग हेटेरोट्रॉफिक मोड हमारी नेचर में क्यों प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे कि क्योंकि हमारे नेचर में हर एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में तो नहीं रहता है, वो भी अलग अलग एनवायरनमेंट में रहता है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से वहां पर फूड की अवेलेबिलिटी को देखकर कि किस तरह का खाना वो अचीव कर सकता है, किस तरह का खाना वो अटेन कर सकता है, उस हिसाब से वहां पर उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। अब इसी चीज को वो प्लांट से भी बताते हैं कि जैसे प्लांट्स है, दीज आर स्टेशनरी, वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये मजबूर हो गए टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। वहीं पर एनिमल्स की अगर हम बात करें, वो मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो उनको खुद खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो क्या हो गए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड हो गए, और जिसमें से हमारा मेजर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, दोज आर प्लांट्स। तो इसके लिए हमने पीछे भी एक एनसीईआरटी की लाइन लिखी थी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रॉफिक, या फिर हमारे प्लांट्स के ऊपर क्या होते हैं, वो डिपेंड होते हैं। अब यहीं पर वन मोर लाइन जो एनसीईआरटी की, जिस पर हमें फोकस करना है, एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती है एक ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट पार्ट डेवलप टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग पार्ट्स डेवलप होने लग जाते हैं अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अगर मैं आपको कहूं कि 9th क्लास में एक चैप्टर आता था बायोडाइवर्सिटी, जिसके अंदर हम एनिमल्स के ही 11 ऐसे डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को पढ़ते थे, जहां पर एक ग्रुप ऑफ एनिमल ऐसा जिसमें सिर्फ सेल्स का गुच्छा है, ना कोई ऑर्गन बना, ना कोई ऑर्गन सिस्टम बना है, तो वहां पर खाने की जो अवेलेबिलिटी है वो अलग है। ऐसे ही एक दूसरा एनिमल है जिसमें सिर्फ टिश्यू बना है पर टिश्यू कनेक्ट नहीं हुआ है, फिर एक थर्ड एनिमल आया जहां पर टिश्यू सिस्टम बन गया। इस तरह से हमारे एनिमल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो वहीं पर वो लिखते हैं कि जिस तरह से एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंट होती है, वैसे ही डेवलपमेंट क्या देखी गई है, उसके फंक्शंस में डेवलपमेंट देखी गई है। पर अगर हम बात करें यहाँ पर हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है इन एनिमल्स में किस तरह से कंडक्ट होता है। तो कोई भी आपके पास एनिमल आ जाए, मेजरली अगर हम जिन एनिमल्स की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, वो 5 स्टेप्स में अपने न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाना खाना, इंजेशन ऑफ फूड। जैसे हम माउथ से खाने को क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं, तो ये वाला जो स्टेप हो गया, ये स्टेप क्या हो गया, हमारा इंजेशन। नेक्स्ट आता है डाइजेशन। याद रखना बेटा, डाइजेशन का मतलब एनर्जी बनाना नहीं होता। जैसे हमने एक रोटी खाई, तो क्या पूरी की पूरी रोटी हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देगी, क्या ये रोटी हमारी सेल्स तक पहुंच जाएगी? पर अगर मैं इस रोटी को इस तरह से चबाकर या इस तरह से डाइजेस्ट कर कर एक एब्जॉर्ब्ड ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर दूं। व्हाट इज एब्जॉर्ब्ड ऑर्गेनिक फॉर्म? जैसे प्लांट्स ने ग्लूकोज बनाई थी, प्लांट्स ने क्या बनाई थी, ग्लूकोज बनाई थी। अब जो प्लांट्स है उसने ग्लूकोज तो बना दी, अगर ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज एक रोटी के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसकी बहुत बड़ी चेन बनी हुई है, लाइक समझो 1000 मॉलिक्यूल्स की बहुत बड़ी चेन है, और ये चेन इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। और ये स्टार्च किस में प्रेजेंट है, हमारी रोटी के अंदर प्रेजेंट। तो अगर यहाँ पर मैं इस रोटी को इस तरह से चबाऊं और इस तरह से ब्रेक कर दूं कि मेरे पास एक एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया, अब रहेगा तो बेटा ये ऑर्गेनिक फॉर्म ही, क्या ये इनऑर्गेनिक फॉर्म होगी? ऑर्गेनिक फॉर्म है। व्हाट इज ग्लूकोज? ऑर्गेनिक फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। तो ये जो ग्लूकोज है, जब मुझे एक एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल जाएगा तो मेरी सेल्स इजिली इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको परेशानी नहीं होगी। तो इसी को हम डाइजेशन कहते हैं, कि जहां पर हम बिग फूड पार्टिकल्स को इस तरह से इतनी छोटी ऑर्गेनिक फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ताकि हमारी सेल उसको क्या कर सके, इजीली एब्जॉर्ब कर सके। तो वहीं पर थर्ड स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करना, हमारी जो सेल्स है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब के बाद आता है एसिमिलेशन। व्हाट इज दिस एसिमिलेशन? सेल के अंदर जैसे ही फूड एंटर करेगा, सेल के अंदर जैसे ही फूड एंटर करेगा, तो सारा का सारा फूड जो है, अब वो सेल यूज करके क्या बनाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और उस एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट एसिमिलेशन के बाद आता है हमारा इजेशन।
इजेशन, इजेशन का मतलब होता है कि कुछ तो खाना हमारी बॉडी में ऐसा भी होगा जिसको सेल्स ने भी एब्जॉर्ब नहीं किया और जिसको फुली डाइजेस्ट भी नहीं किया गया, तो सारे खाने को बॉडी से बाहर निकाल देना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। अब इसी प्रोसेस को हम सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ते हैं। अब यूनिसेलुलर में हमारा ऑर्गेनिज्म जो हमें एग्जांपल के थ्रू पढ़ना है दैट इज अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसकी मेजर क्या है कि फूड कैन बी टेकन फ्रॉम एंटायर बॉडी सरफेस। मान लो ये अमीबा है, ये अमीबा कहीं से भी फूड ले सकता है, अपनी किसी भी बॉडी की डायरेक्शन से फूड ले सकता है। जैसे मान लो क्या आप अपने हैंड से फूड ले सकते हो? क्या आपकी बॉडी में हैंड के थ्रू फूड जा सकता है? नहीं, सिर्फ फूड जाने के लिए एक ही ओपनिंग है दैट इज माउथ। तो वहीं पर अमीबा क्या कहता है कि मेरी बॉडी किसी भी लोकेशन से क्या कर सकती है? फूड कैरी कर सकती है, क्योंकि मेरी शेप क्या है? इनडेफिनाइट शेप है। इनडेफिनाइट शेप का मतलब कि मैं किसी भी तरह की शेप बनाकर फूड को क्या कर सकता हूँ? इनटेक कर सकता हूँ। तो वही अमीबा ने किया। अमीबा का सबसे पहले स्टेप हम इंजेक्शन पढ़ते हैं। देखो इंजेक्शन में उसने क्या किया, ये अमीबा की बॉडी थी, अमीबा को जिस तरह से फूड दिखा, अब ये फूड कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी लोकेशन पर हो सकता है, पर जहां पर भी फूड आएगा उसी फूड को देखते ही अमीबा क्या करेगा? इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एनिमल है, तो इट मींस इसके पास क्या है? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके पास क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा? साइटोप्लाज्म को धक्का लगाना स्टार्ट करेगा जहां जहां पर क्या प्रेजेंट है? फूड प्रेजेंट है। जैसे इसने साइटोप्लाज्म को पुश किया, उस पुशिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म। पुशिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म। और जैसे ही एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट सराउंड्स द फूड। फूड को सराउंड कर लेगा। तो सराउंडिंग ऑफ फूड या वो साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन जो एक अमीबा ने बनाई है उसको हम क्या बोलते हैं? फोल्सफीट बोलते हैं, एंड इट इज कॉल्ड सूडोपोडिया। What is pseudopodia? These are the cytoplasmic extensions made by amoeba surrounding the food. जो फूड के सराउंडिंग में उसने एक्सटेंशन बना लिया उसको हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। फिर हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे ये सूडोपोडिया एक दूसरे से मिल जाएंगे, इस तरह से फिर मिलकर फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर एक मेम्ब्रेन के अंदर हमारा फूड क्या हो जाएगा? पैक हो जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अंदर हमारा फूड पैक हो गया है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं। अब जैसे ये फूड वैक्यूल बन गई तो इसमें बहुत ज्यादा सॉलिड फूड है, तो इस सॉलिड फूड को डाइजेशन के थ्रू क्या कर दिया जाएगा? स्मॉल ब्रेकेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये जो ब्रेकेबल फॉर्म है ये इजिली अब क्या कर सकती है? साइटोप्लाज्म में इसको अमीबा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। तो इससे सारा का सारा फूड कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो मैम किस प्रोसेस से आता है? बेटा दो तरह की प्रोसेस है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कुछ तो फूड के अंदर ऐसे मटेरियल है जो डिफ्यूजन से आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में, कुछ फूड के अंदर ऐसे मटेरियल्स है जिनको एटीपी का यूज करके मतलब एनर्जी के मॉलिक्यूल का यूज करके क्या किया जाता है? एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप इतना समझ जाओ कि फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय या इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फूड एब्जॉर्ब हो गया, तो जो ये साइटोप्लाज्म में फूड एब्जॉर्ब हुआ है इस एब्जॉर्प्शन के बाद अब हमारा साइटोप्लाज्म क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा। तो अमीबा का साइटोप्लाज्म जैसे ही इसके पास फूड आया ये क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा? एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। अब एनर्जी प्रोड्यूस करते हुए उसको क्या दिखा कि मेरी जो वैक्यूल है इसमें कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच गया जिसको मेरी साइटोप्लाज्म ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब जो ये वैक्यूल है इसी वैक्यूल को हम क्या बोलेंगे? वेस्ट वाली वैक्यूल बोलेंगे या वेस्ट मटेरियल वाली वैक्यूल बोलेंगे, वैक्यूल कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल। अब ये वेस्ट कंटेनिंग वैक्यूल जो है वो क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी मेम्ब्रेन के साथ। इसी ने ही वैक्यूल बनाई थी और इसी में ही ये क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी और सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड इस बॉडी से बाहर चला जाएगा, जिस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। अब इसी को एनसीईआरटी ने भी बताया हुआ है। एनसीईआरटी ने इसको कैसे बताया हुआ है? देखो कि ये फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल जो है जैसे यहाँ पर फूड वैक्यूल आई, इस फूड वैक्यूल को इसने क्या कर दिया? दिस फूड वैक्यूल इज टेकन अप बाय द, देखो सूडोपोडिया बनाना स्टार्ट कर दिया इसने। सूडोपोडिया बनाती इसने फूड वैक्यूल बनाई और फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट करके आगे एनसीईआरटी ने स्टेप्स ही नहीं दिखाए, पर हम कर चुके हैं अच्छे से स्टेप
कि किस तरह से ये डाइजेशन कंडक्ट किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता, तो वहां पर डाइजेशन ऑफ फूड या वहां पर फूड न्यूट्रिशन कैसे कंडक्ट होता है। तो जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम इज अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग द डेफिनाइट शेप। तो इसकी डेफिनाइट शेप होती है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। बेटा क्या होता है, इसकी बॉडी पे बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं। देखो हम एक बार ये डायग्राम देखते हैं, इसकी बॉडी पर ये आपको दिख रहे हैं बहुत सारे सीलिया लगे हुए हैं। अब सीलिया के साथ आपको ये लोकेशन दिख रही है, दिस लोकेशन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोस्टोम। इस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोम बोलते हैं। पर जो साइक्लोस्टोम है मैम वो तो यहाँ पर है, दिस इज कॉल्ड सेल माउथ। मैंने क्या बोला कि वो उसकी इनडेफिनाइट शेप थी, इसलिए उसने कहीं से भी फूड कैरी कर लिया। पर जो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता तो उसने क्या बनाया, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थोड़ी सी, मतलब शेप क्या हो गई, रिजिड हो गई। तो शेप रिजिड होगी तो अब यहाँ पर क्या डेवलपमेंट होने लगी, कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होने लगी, जिसमें पहली स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्या हुई, इसने एक सेल माउथ की क्या करी, फॉर्मेशन करी। अब जो सेल माउथ की फॉर्मेशन है, इस सेल माउथ के बाहर एक कैविटी भी बनाई जहां पर फूड एंटर कर सकता है, उस कैविटी को हम बोलते हैं गुल्लेट। दिस कैविटी इज कॉल्ड गुल्लेट। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गुल्लेट बोलते हैं। अब जो ये गुल्लेट कैविटी है, ये गुल्लेट कैविटी जो है, इस गुल्लेट कैविटी से फूड इनसाइड आ गया। अब मैम फूड इनसाइड कैसे आया, ये जो सीलिया आपको दिख रहे हैं, ये सीलिया कैसे काम करते हैं, चाकू की तरह, ओर्स की तरह काम करते हैं। जहां भी फूड दिख जाएगा उनको, उसी फूड को एक रिदमिक मैनर में क्या करेंगे, ये एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। मतलब सीलिया मूविंग इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में सीलिया मूव करेगी और फूड को क्या करते रहेंगे, ये ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर फूड है तो सीलिया की मूवमेंट इधर, सारी की सारी सीलिया एक डायरेक्शन में मूव करेगी और इस फूड को कहां पर ले आएगी, एट द प्लेस ऑफ गुल्लेट। गुल्लेट इस फूड को किसको दे देगा, गिवन टू द साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोम को दे देगा। साइक्लोस्टोम देने के बाद वहीं पर दोबारा से एक फूड वैक्यूल बनेगी। अब जो ये फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल एक तरह से डाइजेस्ट होएगी, वही इसके अंदर डाइजेशन होएगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पर एसिमिलेशन हो जाएगा, और एसिमिलेशन करने के बाद यहाँ पर क्या डेवलप है बेटा, दोबारा से एक जगह डेवलप है जहां से सारी की सारी वेस्ट मटेरियल कंटेनिंग फूड वैक्यूल क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्रोक्ट या साइटोपाइक। क्या नाम है इसका, साइटोपाइक। इसको एक एनस की तरह समझो कि पैरामीशियम के पास एक एनस का बना हुआ लोकेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोपाइक बोलते हैं। और यहाँ से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। देखो इन्होंने दिखाया भी हुआ है कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या चला गया है, बाहर चला गया। ठीक है, तो यहीं पर से आपको ये क्लियर हो गया कि पैरामीशियम किस तरह से क्या कंडक्ट करता है, फूड न्यूट्रिशन कंडक्ट करता है। तो हम एक बार पढ़ भी लेते हैं। देखो रिदमिक मूवमेंट ऑफ सीलिया, रिदमिक मूवमेंट किसकी, सीलिया की रिदमिक मूवमेंट। ब्रिंग द फूड टुवर्ड साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोम के पास आएगा, फूड एंटर इनटू गुल्लेट। पर साइक्लोस्टोम में कहां से आएगा, गुल्लेट से एंटर होकर आएगा। अब जो ये गुल्लेट से एंटर होकर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होगी जिससे फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर उसका एसिमिलेशन भी हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझो। देखो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का यहाँ पर क्या मतलब है कि मान लो ये पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम के अंदर यहाँ पर गुल्लेट थी और गुल्लेट से यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, इसका माउथ प्रेजेंट था, साइक्लोस्टोम प्रेजेंट था। जैसे ही फूड अंदर आया एक फूड वैक्यूल में बंद हो गया। अब फूड वैक्यूल जो है बेटा यहाँ पर क्या होता है, घूम घूम कर क्या कर रही है, घूम घूम कर अपने आप के अपने अंदर डाइजेशन क्रिएट करवा रही है। कि जैसे ये मूव कर रहा है तो यहाँ थोड़ा सा और डाइजेस्ट हो गया, और जाकर मूव कर रहा है यहाँ पर और डाइजेस्ट हो गया, और मूव कर रहा है ये और डाइजेस्ट हो गया, और ज्यादा मूव कर रहा है और डाइजेस्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे डाइजेस्ट होता जा रहा है वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन होता जा रहा है। थोड़ा डाइजेस्ट हुआ थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया, और डाइजेस्ट हुआ और एब्जॉर्ब हो गया, और डाइजेस्ट हुआ और एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर इसका एनएस प्रेजेंट है, यहाँ पर एक ऐसी वैक्यूल आएगी जहां पर सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाएगा। तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। कि मूव कर करके फूड वैक्यूल मूव होकर क्या कर रही है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन साथ साथ कंडक्ट कर रही है, और साथ साथ वहां पर क्या चल रहा है, जैसे एब्जॉर्ब हुआ वैसे एनर्जी बना ली, एसिमिलेशन भी चल रहा है। लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर सिर्फ वेस्ट मटेरियल बच जाएगा उस वैक्यूल में, और वो वेस्ट मटेरियल वाली जो वैक्यूल है वो फ्यूज कर जाएगी और सारा का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल दी।
पर जो ये फ्यूजन है वो फ्यूजन सेल के अंदर ही हुआ है, सेल के बाहर तो हो नहीं सकता क्योंकि शेप क्या है, डेफिनाइट है। तो सेल के अंदर फ्यूजन हुआ है और यहाँ पर फ्यूजन किससे हुआ है, यहाँ पर प्रेजेंट एक एनएस लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम साइटोपाइक बोलते हैं, और इस साइटोपाइक से अनडाइजेस्टेड फूड क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर है कि हाउ द डाइजेशन अकर इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा पढ़ेंगे कि हाउ द डाइजेशन अकर इन ह्यूमन बींग्स। So this is a very big topic, so I put that complete topic in a next lecture। तो हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे न्यूट्रिशन कंडक्ट होता है। टिल देन आप एक एक पॉइंट को रिवाइज करो, एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ो। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया एंड न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू।